नमस्कार। आपने मुझे अपने उत्सव में बुलाया, वो भी मुख्य अतिथि के रूप में। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ अपने आप को आप लोगों में पाकर। आप भी खुश होंगे ना मुझे यहाँ देखकर, क्योंकि मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। मुझे देखकर, नाटक का शीर्षक पढ़कर कुछ साथी तो मेरा विश्लेषण करने में लग गए होंगे। जाहिर है आप भी अलग अलग मानसिकता से आए हैं मेरा नाटक देखने, अपनी अपनी उम्मीदों और अपेक्षाओं के साथ। सोचा आज सोमवार है, दफ्तर के पास नाटक है, तो सोचा चलो रंगमंच के रंग में सराबोर होकर संध्या का आनंद लिया जाए। कुछ साथी पढ़ने पढ़ाने सीखने सिखाने या नसीहत लेने देने की अपेक्षा से भी आए होंगे, और कुछ व्यवसायिक नजरों से पात्र की रंगमंच खूबियों को सराहने और कमियों पर टिप्पणी करने। कुछ यूं ही चले आए होंगे, अरे चल यार मित्र का नाटक है, वो भी फोकट में। खैर, आप अपनी उम्मीदों को पूरा करने आए हैं ना, और मैं अपनी। मेरी हसरत फिलहाल सिर्फ इतनी है कि अपने सीने में हाथ रखे, बाईं ओर धड़कती हुई धड़कनों को सुने और अपने दिल में मुझे महसूस करे। ये उम्मीद है मेरी आपसे। महसूस करना का मतलब भावनाओं से है, हंसना गाना रोना बजाना नाचना गाना गुस्सा करना आदि आदि। मैं ऐसा ही करता था जब छोटा सा था, इतना सा नहीं, इतना सा था जब मैंने ये महसूस किया कि मैं महसूस कर सकता हूँ। अपने नन्हे मित्रों के साथ खेलता, बहुत होशियार था मैं हर क्षेत्र में, पढ़ना खेलना कूदना, पढ़ाई में तो बहुत तेज था मैं, गिनती पहाड़े, यहाँ तक कि इतिहास भूगोल भी मुझे जबानी याद रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि हिंदी ज्योग्राफी दोनों बेवफा, रात में पढ़ो दिन में सफा। टीचर क्लास में जो भी प्रश्न पूछते थे ना, मेरे पास उनका जवाब हाजिर रहता था। खूब बांधते थे वे सब मुझे। और हेडमास्टर साहब तो मुझे अपने स्कूल की नाक कहकर बुलाते थे, नाक नाक। हाँ, नाक तो मैं अपने घर का भी हो सकता था, मगर बाबूजी ने ऐसा कभी समझा ही नहीं। वो मुझे कभी भी तरजीह नहीं देते थे। मैं अपना रिजल्ट या कंपटीशन में मिले इनामों को लेकर जाता तो वो एक ठंडी निगाह उस पर डाल देते, अब मुझे देखे बगैर ही कह देते, हाँ ठीक है, अच्छा है, गुड। बाबूजी की यह प्रतिक्रिया देखकर मैं बुझ सा जाता। मेरे बुझे हुए मन को फूल सा खिला देती तो वो माँ, वो ढेर सारा प्यार जैसे कहीं छुपा कर रखती और मेरे सामने आते ही उसे मुझ पर उड़ेल देती। मगर हमेशा नहीं, कभी कभी मैं माँ से जिद कर बैठता, माँ बोलो ना, बाबूजी मेरे साथ क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं खेलते? राजू भैया नेहा संजू, अरे सबके साथ तो अच्छे से खेलते हैं बोलते हैं, पर मेरे साथ नहीं। अरे बोलो ना माँ, ऐसा क्यों है? माँ खामोश हो जाती, मुझे कलेजे से सटा लेती कसकर, मुझे अपने में भींच लेती और फिर गोद में बिठाकर तरह तरह की चीजें खिलाती। सच, भगवान ने क्या चीज बनाई है माँ। मैं कहता हूं जिसके पास माँ है ना, उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। अरे मैंने भी कोई कमी महसूस नहीं की, पर एक बात तो मेरे समझ में नहीं आती थी, माँ मुझे बाहर अपने मित्रों के साथ ज्यादा देर तक खेलने नहीं देती थी। झूठ मुझे पसंद ना था और ना ही धोखेबाजी। और उस दिन जब चिंपू ने मेरे कंचे चुरा लिए थे ना, तो खूब झगड़ा किया था मैंने, ए ला लौटा दे, मैंने जीते हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे। वो बचपन, दोस्तों का साथ, सब कुछ छूट गया अचानक जब कुछ लोग लुगाइयां मुझे मांगने आते, अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़कर इन अजनबियों के बीच
बहुत रोया था मैं उस दिन जब मेरे को घर छोड़ना पड़ा था। ये लोग भी अच्छे थे, मुझे हंसाते, लाड करते, खिलाते, और उनके साथ शादी में जाता था ना तो खूब नाचता था मैं। अरे मुझे नाचना नहीं आता है, अब भी नहीं आता है, लेकिन उनके साथ नाचते हुए बड़ा मजा आता था। बनी रहे जोड़ी राजा, हाँ ये सुनता था मैं चमेली से। शादी की जोड़ी में सजी धजी दुल्हन मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सोचता था इस तरह मेरी भी शादी होगी, लोग नाचेंगे, गाएंगे। अरे मैं जब नाचते नाचते उदास हो जाता था ना तो चमेली पूछती थी कि घर खोया खोया है रे। मैं उसको कुछ नहीं कर। उससे मैंने पढ़ने की इच्छा जाहिर की तो उसने मुझे शायरी सीखने को कहा। चांदनी रात में चौपाटी के किनारे बैठकर वो कहती थी, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। मुझे अच्छा भी लगता, मगर रोज रोज वही वही सुनकर चौपाटी पर सुबह सुबह मेरी उम्र की लड़की आती थी दौड़ने। मैं चमेली से छुपकर उसे देखता। उम्र के साथ बड़ा होते होते दोस्ती हो गई। बहुत गोरी नहीं थी, पर उनकी आंखें चौपाटी की समुद्र के जैसी गहरी, नीली कजरारी, लाल पंखुड़ियों से उसका होठ, उसका उभरता हुआ वक्षस्थल, उसका मदमाता यौवन मुझे भा गया। बड़ी प्यारी सी जब वो चौपाटी की रेत पर नंगे पांव दौड़ती तो उसके पांव ऐसे लगते जैसे दो नन्हे खरगोश फुदक रहे। उसके कटे बालों की लट उसकी गालों को, पेशानियों को चूमती रहती। वह चांदनी जैसी शीतल, गुलाब जैसी मोहक और हर श्रृंगार जैसी नाजुक। मुझे पता ही नहीं वो कब मेरे दिल की मिट्टी में एक आकार लेने लगी और कैसे मूर्ति बनकर मेरे मन और प्राणों में बस गई। एक दिन शाम को मैं चमेली के साथ नहीं गया था। उस शाम को मैं आम्रपाली के साथ चौपाटी पर बैठा था और उसके साथ बैठकर मैंने अपनी जवानी की वो पहली संध्या गुजारी। देखते देखते सूर्य की लालिमा हम पर छा गई और उसके डूबने के साथ डूब गए थे एक दूसरे में हम। समुद्र की लहरें हमारे मन में प्रवेश कर गई थी। मेरी सांसें और उसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। वो भी चिपक गई थी मुझसे। मैंने भी कसकर पकड़ लिया था उसे अपनी बाहों में। हाँ हाँ, अपनी बाहों में। प्रेम का यह स्पर्श कितनी तृप्ति और सुख देता। क्या हीरो काइको गुपचुप बैठेला है? चमेली ने बड़े अजीब अंदाज में मुझसे पूछा। एक वक्त तो मेरे को समझ नहीं आया कि आज ये चमेली का सुर बदला क्यों है। वो बहुत संजीदा थी। उस वक्त समझ गई थी वो मेरा हाल। उसने कच्ची दारू की एक पूरी बोतल खोली और घट घट पूरी दारू पी गई। मेरे अंदर एक शून्य उत्पन्न हुआ। वह शून्य मेरी आत्मा को रुमानी बना रहा था। उसने मुझे अपने गिरफ्त में ले लिया। अजीब कश्मकश में था मैं। अजीब खाली खाली सा लग रहा था मैं। क्या मैं वही हूं? ये समंदर भी वही है? ये चौपाटी भी वही है? नहीं, मैं वो नहीं हूं। अरे काफी जद्दोजहद के बाद सोचा कि चमेली से पूछ लूं, पर चमेली तो कब की खर्राटे भर रही थी। शेर, शायरी, कविता ये चंद लाइनें हैं या फिर कुछ और? फिर भी चौपाटी पर यूं बैठे बैठे कुछ लिखने और गुनगुनाने का मन होता। चौपाटी के इस रेत के साथ खेलते हुए अपना जीवन भी रेत के जैसा हो जाता। अरे कैसा जीवन है इस रेत के माफिक। अब है अब उड़ जाएगा हवा के साथ। अपनी जिंदगी की किताब तो यही इस चौपाटी की रेत है। यही ब्लैक बोर्ड है और यही मेरी जिंदगी का दस्तावेज। काश मैं और पढ़ा होता तो अपनी इन भावनाओं को, विचारों को,
कि चौपाटी की रेत की बजाय किताबों में लिखता। दिन ब दिन वही मन में एक तड़प, एक बेचैनी, सुबह शाम, गर्मी बरसात। उस दिन पहली बरसात हुई थी मानसून की। आम्रपाली मुझे अपने साथ अपने घर ले गई थी। उसके संग बरसात की बूंदें मुझे भी अच्छी लग रही थी। भीगते भीगते भाग कर पहुंचे थे हम उसकी बिल्डिंग में। आम्रपाली का घर खाली था। मम्मी पापा नहीं है, 3 दिन बाद आएंगे कहते हुए उसने दरवाजे को कसकर बंद कर लिया। बाहर बरसात और भी तूफानी हो गई थी। उसके बेडरूम की काली कांच वाली खिड़की से रीस कर बरसात का पानी अंदर आ रहा था। उसने खिड़की को भी कसकर बंद कर दिया। उसके भीगे हुए कपड़े पारदर्शी होकर उसके बदन से चिपक गए थे और उसकी जुल्फों का पानी शबनम की बूंदें बनकर गिर रहा था उसके वक्षस्थल पर। मेरी आंखें ये नजारा देखकर अपने आप खुली की खुली रह गई। मैं स्तब्ध खड़ा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आम्रपाली ने मुझे अपने आगोश में लिया। उसके हाथ मेरे हाथ से मिल गए थे, उसके होंठ मेरे होंठ से, मेरे हाथ उसके सीने पर, उसके कोमल स्तंभों का स्पर्श। उसकी सांसें बहुत तेज तेज चल रही थी। उसकी दिमाग की एक एक नस फट रही थी। मेरा भी। मैं पूरे आवेग के साथ काम क्रीड़ा में तल्लीन था। दिमाग जिसमें साथ नहीं दे रहा था वह हल्के स्वर में बुदबुदा रही थी, मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, आओ ना मुझे प्यार करो। उसकी औरत उसकी सिर चढ़कर बोल रही थी। उसके जिस्म में काम आगनी की लपटें उठ रही थी। उसके होंठ शोले बन गए थे। मुझे प्यार करो, आओ ना मुझे प्यार करो। उसने मुझसे कहा, तुम दूर क्यों हट गए? आओ ना, आओ, मेरे प्यास बुझाते क्यों नहीं? मैं डर गया, अब मैं क्या करूं? उसने मुझे टटोला। वो दंग रह गई थी वह। उसने बड़े विस्मित स्वर में मुझसे पूछा, तुम्हारा वो हिस्सा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें वो सामर्थ्य ही नहीं जो पुरुषत्व को साबित करता है, जो भिगो देता है नारी के कामांगों को, जो संतुष्टि देता है सृष्टि के उस चरम सुख को भोगने की। नर नारी की सर्वश्रेष्ठ स्वर्गीय क्षणों की पूर्ति की क्षमता अरे नहीं है तुमने। उसका रति रूप रौद्र रूप बन गया और आत्मग्लानि से चूर उसने मेरा गिरेबान पकड़कर मुझसे पूछा, मैं तुम्हारी औरत बनना चाहती हूं, तुम्हारी औरत। तुम मुझे मेरा हक दो। तुम नहीं दे सकते क्योंकि तुमको मालूम नहीं कि तुम कौन हो। तुम हिजड़े हो, हिजड़े। तुम नपुंसक हो, नपुंसक, 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 नपुंसक। हाँ, मैं नपुंसक हूँ। हाँ, मैं नपुंसक हूँ, पर मेरा क्या दोष है? मैं भी सर्द रातों में छुपी हरारत को महसूस करना चाहता हूँ। उगते डूबते सूरज को अपने अंदर समा लेने का मन मेरा भी होता है। सुबह खिलते हुए गुलाब की गुलाबी मुझे भी अच्छी लगती है। अरे मैं भी चाहता हूँ संपूर्ण होना, आप लोगों की तरह शामें बिताना, बच्चे पैदा करना, उनके साथ जुड़ना और रोजमर्रा की तरह संघर्ष पर गृहस्थी।
आम्रपाली की शादी में खूब नाची थी मैं। अब चमेली नहीं रही थी ना, चमेली का सारा काम मैंने संभाल लिया था। अब मैं नहीं था, मैं थी। बहुत खुश होकर नाची थी मैं, बहुत खुश होकर नाची थी। बहुत आशीर्वाद दिए थे मैंने। आखिर शादी थी भी तो किसकी? मेरी आम्रपाली की, मेरी अपनी आम्रपाली की, जिसे मैं बहुत प्यार करती थी, पर उसका प्यार पाने के लिए लड़ नहीं सकती थी। अरे काय को नहीं लड़ सकती थी? क्योंकि मैं इच नहीं थी। अगर होती तो उस दिन आम्रपाली इतना दुखी नहीं होती थी और मुझको नपुंसक नहीं कहती थी। अरे कितना कुछ छीन लिया इससे एक कुत्ती चीज ने। घर, बाबूजी, बचपन, स्कूल, भविष्य और इन सब से बढ़कर माँ। अरे आज मैं भी ऊंचा ऊंचा पढ़ाई करती, कुछ बनती और आम्रपाली को हासिल करती, पर ये सब नहीं हुआ। और उसकी जगह पे हुआ मेरा नाच और खूब रुपया, 50, 100, 10, 20 रुपए के नोट। दिल से दुआ दिया था मैंने आम्रपाली को, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। बेवफा ही सही, दिलरुबा है। हाँ मेरी दिलरुबा, जिधर भी रहना खुश रहना। इस नपुंसक हिजड़े की यही दुआ है, आशीर्वाद है। याद है मुझे वो दिन जब आम्रपाली मुझ में अपना होना खोज रही। अफसोस, निराश, आहत और अपमानित सी वो चीखी थी, नपुंसक, नपुंसक। हाँ, रात को ठर्रा पीकर बैठी थी रेल की पटरी के किनारे वाली झोपड़ी में। रेल की आवाज के साथ गुम हो गई थी मेरी आवाज। पटरी को टकटकी लगाए एकटक दिए रही थी। रेल की आवाज बंद हो गई। जाने कितने ही लोगों को बैठाकर ये मुई ट्रेन इसी पटरी पे चलकर लाखों को अपनी मंजिल पर पहुंचाती है। हजारों को उस मंजिल पर कितने मर जाते हैं कीड़े मकोड़े के जैसे। अरे मैं भी तो आ गई ना साहब इसी पटरी पर। चौपाटी पे अच्छा था, मुए लोगों ने लफड़ा किया। अरे लफड़ा हुआ था ना दंगा, दंगे में आदमी ने आदमी को काटा। हिंदू ने मुसलमान को और मुसलमान ने हिंदू को। अपन इसलिए बच गई कि अपन बीच का है। चल खोल निकाल दिखा कटेला है कि नहीं। ये पहचान थी उस दिन एक हिंदू और मुसलमान की। मेरे को भी बोला है, मैं बोली ए भरवे अरे क्या काटेगा मेरा, ले काटना। मेरा कुछ काटने के लिए था ही नहीं। बड़ा तरस आया था साहब उस दिन मुझे इस संपूर्ण आदमी पर जो मुखौटे पहनकर जीता है, मर्द होकर भी नामर्द हो जाता है। मानवता का ढोल पीटने वाला कीड़े मकोड़े जैसा बन जाता है। कितनों को मार डाला था, कितनों को काट डाला, पर किच नहीं पड़ता है। ये देख मेरे को लगा इनको बनाने वाला कहीं वो हिच तो हिजड़ा नहीं है। अगर संपूर्णता ऐसी होती है ना तो नहीं चाहिए मेरे को। अरे जो इंसान हिच नहीं समझे वो कैसी संपूर्णता। मेरे को लो ना, मैं भी इंसान, पर लोग क्या कहता मुझको, नपुंसक हिजड़ा चक्का। एक पहचान नहीं होने से मेरा आका वजूद बह गया समंदर में। मुंबई का समंदर साहब कचरा समुंदर। समंदर कचरा नहीं, अपन लोग कचरा। लोग आता है, खाता है, पीता है, मौज मस्ती करता और सारा कचरा उछाल कर फेंक देता समुंदर में।
समुंदर भी बहुत खेलता और गुस्सा भी करता और सब कुछ उछालकर वापस भी कर देता। ये लो, संभालो अपना कचरा। अरे खुद कचरा है तो मेरे को भी कचरा करता है। इतना नहीं मालूम कि मेरे को साफ रखा तो आखा दुनिया साफ रहेगा। पर यहाँ तो इस पानी से बदन चिपचिप करने को हो जाता है। अपना बदन भी पसीने से चिपचिप हो जाता है ना, तो फुटपाथ वाला पाउडर थोप लेती हूँ अक्खे बदन पर भाई लोग भी मुंह चिढ़ाता। काय को आया हम लोग ट्रेन में लेडीज कंपार्टमेंट में। अब अपन भी क्या करेगी साहब, ट्रेन में 2 ही तो डब्बा है, एक मर्दाना एक जनाना, और अभी अभी एक और केला है अपन और अपाहिज लोगों के वास्ते। अपन लोगों के वास्ते कोई डब्बा है क्या? अरे तरस खाकर कोई कुछ नहीं देता साहब, मांगना पड़ता है मंगलवार को ताली बजा बजा के। रेट फिक्स है, एक दुकान एक चवन्नी। आज के जमाने में चवन्नी में पाव भी नहीं मिलता, पर अपन लोग मिलता है उस एक चवन्नी में, और उसके वास्ते भी दुकान दुकान जाकर सलाम ठोकने पड़ते हैं, झूठे आशीर्वाद देने पड़ते हैं। तेरे को लड़का होगा, तेरी जोड़ी सलामत रहेगा। अरे पैसे वाले के घर लड़का होगा ना तो बुलवाता है नचवानी को, मगर नौकरी मांगने को जाएगा ना साहब तो काम नहीं देगा। अरे मैं तो कुछ भी काम करने को तैयार, कुछ भी, लादी कपड़ा भांडी, अरे कुछ भी किएला है। कुछ सेठ लोगों का काम किएला है अपन, सेठ लोगों ने अपन को काम दिएला है, पर कैसा काम? पैसा वसूली का, आसामी लोग से। अरे मालूम है सेठ लोग को कि अपन लोग जबरदस्त है। अरे कुछ नहीं करेगी तो लहंगा उठा लेगी ना। अब नंगे से तो सबको डर लगता है ना साहब, मगर उसी सेठ को बोलो, सेठ हमको गादी पे रख ले, दुकान में रख ले, तो बोलेगा तेरे को दुकान में रख के दुकान खल्लास करने का है क्या? तेरे को रखेगा तो बुलाएगा क्या, सेल्स गर्ल या सेल्समैन? अपन हिजड़ा है ना साहब, इसके वास्ते सरकार के पास भी अपन को काम नहीं मिलता। वो कहती है हिजड़े के पास हिजड़े का क्या काम, तो फिर जिंदा तो रहना पड़ता है ना साहब। फिर चौपाटी पर चोरी चोरी आते हैं ना नए लड़िया करने को, उनको जगह नहीं मिलती ना, मैं देती जगह बैठने को। मुआ देखता ही नहीं, ताली बजानी च नहीं देता, उससे पहले ही पैसा नोट तैयार रखता है, देखता ही नहीं, लगा ही रहता है चुप। कभी कभी कोई कड़का भी आता है बिना हरियाली के, मैं भी तरस खाकर छोड़ देती हूँ। और इनसे काम ना चले ना तो चौपाटी पर पानी निकालने का काम। अरे अब मैं चमेली बन गई ना, छी 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 छी, कितना गिर गई मैं, छी कितना गिर गई। मेरे को ऐसा नहीं बनने का था, नहीं बनने का था, मेरे को चमेली नहीं बनने का था। मैं तुम लोगों जैसा जीना चाहती, एक सुसंस्कृत जिंदगी। इसकी कामना की थी मैंने, पर मेरे को हमेशा मिला मेरे परिवार से तिरस्कार, इस समाज से तिरस्कार। अरे उस वक्त तो मेरे को मालूम नहीं था पुरुष क्या होता, नपुंसक क्या होता। एक छोटे बच्चे को हकाल दिया था घर से, एक संपूर्ण दंपत्ति ने। मेरे को मेरे इस घर से तिरस्कार मिला, इस समाज से तिरस्कार मिला। अरे इनसे अच्छी तो मेरी चमेली थी, जो मेरी माँ बाप भाई बहन दोस्त सब थी। उसने मुझे वो सब दिया जो वो दे सकती थी, पर मेरे को हिजड़े से नहीं बचा सकी। मैंने उसको पूछा था, अरे मेरे को तेरे पास काय को रहना पड़ेगा? तब वो बोली थी, ये समाज अपने आप में परिपूर्ण है ही नहीं। इस समाज में इतनी ताकत ही नहीं कि तेरे को अपने में रख सके। अब मैं चमेली बन गई ना, अब मेरे को बोलता चल आती क्या, मैं तेरे को रानी बनाकर रखेंगे। मैं बोलता हटक मुए, क्या देगा रे तू मेरे को? कहता है मैं तेरे को प्यार देगा। प्यार देगा? प्याज तो घर में है नहीं, प्याज मालूम पड़ा कांदा,
कांदे ने मारा पांडा और बन गया अच्छा धंधा, और अपन जैसे लोगों के गले का फंदा। अरे कुछ लोगों ने यहीं फेंका फंदा और बन गए चुनिंदा चुनिंदा। हम लोगों के नेता मंजे हमारी जाति के, अपने अपने हितों के रखवाले, पब्लिक से करते सौदा, हर बार देखकर मौका। अरे देखा मेरी शायरी का कमाल, कर दिया ना धमाल। बोली थी मेरे को चमेली, काइकू बड़ा बड़ा सोचता है रे, काइकू बड़ा वचन बोलता है, ये लोग तो जिंदा होते हुए भी मर गया है। अरे कोई किसी को समझता ही नहीं, इंसानियत क्या होती, भावना क्या होती। अरे संवेदनहीन हो गई है ये पब्लिक। मैं भी काय को बोल रही, अरे काय को बोल रही हूं मैं। शायद मुझे उम्मीद है आप लोगों से, हाँ मुझे उम्मीद है आप लोगों से, आप दर्शक, रंगकर्मी, पत्रकार, जनचेतक, आलोचक। पर काय को करेगा आप लोग कुछ, काय को करेगा। अरे आप लोग कुछ नहीं कर सकता ना, तो मेरा इस्तेमाल करो, बहुत ताकत है मेरे पास। अभी अभी एक प्रदेश में हमारा बिरादरी को चुना लोगों ने, महापौर बनकर आई हूं मैं। बड़ा बड़ा पार्टी वाला लोग का, बड़ा बड़ा नेता लोग को अरे नहीं चुना पब्लिक। इस पब्लिक को लगा कि ये साला नेता लोग, ये पार्टी वाला अक्खा खाने को लगा है तो हम कुछ कर सके। करेंगे साधवान, जरूर करेंगे। आपका भरोसा ही मेरा सबसे बड़ा ताकत है। मैं अभी बोली ना, मेरा इस्तेमाल करो, बहुत ताकत है मेरे पास। उस महाभारत में भी थी मैं, पूरा का पूरा महाभारत जिता दिया था मैंने। अरे मेरा इस्तेमाल करो ना, अरे छोड़ो मेरा तिरस्कार, छोड़ो। काय को चुप बैठे लाए तुम लोग, काय को चुप बैठे लाए। नपुंसक तो मैं हूं ना, तुम तो नहीं ना, तुम तो नहीं ना, तुम तो नहीं ना।
कुश राम प्रसन्न, विश्वामित्र महामुनि राय, इनके संग चले दो भाई। कैसे राम कालिका मारी, कैसे नाथ अहिल्या तारी, मुनिवर विश्वामित्र तब सनिल लक्ष्मण राम। सिया स्वयंवर देखने पहुँचे मिथिला धाम, जनकपुर उत्सव है भारी, जनकपुर उत्सव है भारी। अपने वर का चयन करेगी सीता सुकुमारी, जनकपुर उत्सव है भारी। जनक राज सुनो सुनो सब कोई, जो तोड़े शिव धनुष को सीतापति हो। धनुष कठोर, सबकी दृष्टि राम की ओर, राम बिने गुण के अवतार, गुरुवर की आज्ञा सुरक्षा। सहज भाव से शिव धनुष तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। रघुवर जैसा और न कोई, सीता की समता नहीं होई, जो करे पराजित काटी कोटि रति काम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य प्रकाश श्री राम की। सब पर शब्द मोहिनी डाले, मंत्र मुग्ध है सब नर नारी। यों दिन ऐसे जात में बीते, लव कुश ने सबके मन जीते। वन गमन सीता हरण, लक्ष्मण मिलन रावण मरण, अयोध्या पुनर्गमन। सब विस्तार सब कथा सुनाई, राजा राम भये रघुराई। काम राज आयो सुखदाई, सुख समेत श्री घर घर आई। काल चक्र ने घटनाक्रम में ऐसा चक्र चलाया, राम सिया के जीवन में फिर घोर अंधेरा छाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, निष्कलंक सीता पे प्रजा ने मिथ्या दोष लगाया। अवध में ऐसा एक दिन आया, जल्दी सिया जब तोड़कर सपने हनाते मोह के, पाषाण हृदयों में न अंगारे जगे विद्रोह के। ममता में माँ क्या चल भी सिमट कर रह गए, गुरुदेव ज्ञान और नीति के सागर बिघट कर रह गए। ना रघुकुल नायक, कोई ना सिया का हुआ सहायक। मानवता को हो बैठे जब सभ्य नगर के वासी, तब सीता को हुआ सहायक वन का एक सन्यासी। उन ऋषि परम उदार का वाल्मीकि सुगना, सीता को आश्रय दिया, ले आए निज धाम। रघुकुल में कुलदीप जलाए, राम के दो सुत सिया ने जाए। सोतागन जो एक राजा की पुत्र वधु और एक चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिनों कैसे काटती है। अपने कल को गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए कैसे अपना काम स्वयं करती है। स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपनी चक्की पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनाने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसकी करुण छाती देखिए। जनक दुलारी कुल वधु दशरथ जी की राजरानियों के दिन वन में बिकती है। रहती थी धीरे जैसे दास दासी, अथवा दासी बनी अपने उदासी को छुपाती है। धर्म प्रवीण साथी परम कुलीन सब विधि हीरा जीना दुख में सिखाती है। जग माता हरि प्रिया लक्ष्मी स्वरूप सिया, कूटती है धान भोज स्वयं बनाती है। पालती है बच्चों को कर्म यज्ञ के बाद
कविता सबसे खतरनाक। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी से चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है। किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। खतरनाक होता है शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर, काम से लौट कर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हो, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमीन बर्फ होती है, जिसकी नजरें दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है। जो चीजें उठती अंधेपन की भाप पर ढलक जाती है, जो रोजमर्रा के कर्म को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दुहराव उलट फेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं करता। सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो आपके कानों तक पहुंचने के लिए मरसिए पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजों पर जो गुंडे की तरह खड़ा है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलती और हुआ करते हुए हमेशा के पर दरवाजे चौखटों पर चिपक जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज ढल जाए और मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं। खतरनाक होता है हमारे सपनों